तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया है जयंत जी। आप हमारे साथ बने रहिए प्रदीप जी, कुछ और बातों पर चर्चा के लिए हम आपके पास रुक करेंगे। जयंत जी, इस बीच रियल एस्टेट की तरफ भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर ट्रेड को लेकर समझूं, क्योंकि WTO में बहुत कुछ आपने देखा है, समझा है, ट्रेड सरप्लस की तरफ हम चलते रहें, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स इसको लेकर भी किए गए हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस है वो अच्छा बने और एक सरप्लस की तरफ हम जाएं। चाहे वो MSME सेक्टर की बात हम कर लें, क्योंकि लगातार कोशिश है कि उनको भी हम डिजिटलाइज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दें। बहुत सारी कोशिशें हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ की भी बात करें, उस पर भी अपना फोकस है। इस दिशा में आप रिफॉर्म्स को कैसे देख रहे हैं और क्या इंटरिम बजट में कुछ और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इसे लेकर? देखिए, इंटरिम बजट में शायद इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं रहेगा, लेकिन ये एक प्रायोरिटी आइटम है सरकार के लिए। हमारी जो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है उसमें अनफॉर्चुनेटली इस साल अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें 6.5% का ह्रास हुआ है पिछले साल की बनिस्बत। तो इस साल शायद हम $450 बिलियन ना कर पाएँ गुड्स के मामले में, उससे काफ़ी कम रहे। सर्विसेज में दूसरी ओर बहुत बढ़िया इस बार भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं और इस बार हम पिछले साल के बनिस्बत ज़्यादा हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर पाएंगे। यद्यपि विदेश में खास करके हमारे जो मुख्य बाज़ार हैं उनमें आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जी। तो ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें सिर्फ वो 1% ऑफ GDP तक सीमित रह गया है, उसमें नियंत्रण आया है। और हमारे जो इनवर्ड रेमिटेंसेस जो आते हैं उसमें हम नंबर 1 देश हैं और उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए बहुत सहूलियत होती है। तो ये जब तक हमारे इनवर्ड रेमिटेंसेस आते जाएंगे तो हमें चिंता नहीं रहेगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ओवरऑल अगर हमारे आते रहें तो फिर हमें इस दिशा में जो हम कदम उठा रहे हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो तो जारी रहेंगे। लेकिन ये जो मामला है कि हमें एक आर्थिक दृष्टिकोण से एक शंका बनी रहती थी कि बैलेंस कैसे करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे घट सकते हैं, वो उस चिंता से हम दूर रहेंगे। एक और चुनौती है व्यापार घाटा, उसको कैसे नियंत्रित करें। और व्यापार घाटा नियंत्रित करने के लिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए और इंपोर्ट घटना चाहिए। इंपोर्ट घटना चाहिए उसके लिए लोग अलग अलग जो है नारे भी देते हैं, बायकॉट के लिए भी कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा सकारात्मक बात करते हैं, वो अपनी लकीर बड़ी खींचने की तरफ हमेशा ध्यान रखते हैं और उन्होंने वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया। क्या वोकल फॉर लोकल से कुछ परिदृश्य में बदलाव देख रहे हैं आप अशोक जी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि बड़ी लकीर खींचने की बात हो रही है, इसका मतलब एक्सपोर्ट एक्सपेंड करिए और आत्मनिर्भर बनेंगे तो इंपोर्ट भी कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज और बिंदु पे आपको टच करना चाहता हूं कि जो विकसित देश की परिभाषा है, कई लोग, एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हम एक बार उनकी तरफ चलते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अजीत गुलाबचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन CII इंफ्रास्ट्रक्चर। अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसद TV के साथ जुड़ने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर मैं बात करूं तो हो सकता है सबसे जो कम मांगे हो या मैं कहूं शिकायतें हो या शंकाएं हो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर सरकार का लगातार रहा है और हम देख भी रहे हैं कि इतनी तेज़ी से काम पूरे हो रहे हैं। फिर भी क्या आपकी विश लिस्ट है इंटरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? जी अजीत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लग रहा है हमारी आवाज़ अजीत जी तक नहीं जा पा रही है। हम कुछ ही देर में एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अशोक जी, आप बात पूरी कीजिए। जो विकसित देश की जो परिभाषा है, प्रति व्यक्ति आय जो $13,500 है, वो आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। और पर्याप्त होने के लिए, विकसित के लिए एक कारण ये भी होना चाहिए, जो पैमाना है विकसित के लिए, कि आपका जो एक्सपोर्ट बेस है वो एकदम वाइड होना चाहिए और उसके प्रयास वो भी एक विकसित बनाएगा। अर्थव्यवस्था पे उसका असर होगा, वो तो सर्वविदित है, लेकिन ये भी आवश्यक है विकसित देश बनने के लिए कि आपका जो एक्सपोर्ट है वाइड बेस। तो मेक इन इंडिया है एंड आत्मनिर्भर, ये दो चीजें साथ साथ मिलके हमें ये इस
तरफ जाने देगा और हम नेट एक्सपोर्ट हमारा जो ट्रेड होगा एक्सपोर्ट विल बी मोर, मतलब उससे अधिक होगा हमारे इंपोर्ट से, क्योंकि आत्मनिर्भर से आप कई चीज़ें स्वयं बना रहे हैं। और मेक इन इंडिया में हमारा ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए क्वालिटी पे जीरो डिफेक्ट जिसे कहते हैं। उससे क्या होगा कि कहीं भी आप विदेश में जाएंगे कहेंगे हाँ ये मेक इन इंडिया है, तो उस पर भरोसा रहेगा लोगों का कि हाँ भाई मेक इन इंडिया तो ये अच्छा प्रोडक्ट होगा, खरीद लीजिए। तो उससे ये आपका बहुत ही उस पर रहेगा। इसलिए हमें क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए, जीरो डिफेक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा देश एक विकसित और व्यापार में हमारी वृद्धि हो सकती जी। इसमें पीएलआई का थोड़ा सा पीएलआई का दायरा और बढ़े, लगातार हर इंडस्ट्री एक तरह से मांग कर रही है, वो कितना बड़ा सपोर्ट है? पीएलआई, जिन उद्योगों में पीएलआई दी गई है शुरू के समय में, उसमें से मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों ने बहुत ही फ़ायदा उठाया है। और हमारा जो निर्यात है, अगर मोबाइल फ़ोन्स का देखें तो उसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है। तो बाकी सब क्षेत्र भी आगे आ रहे हैं, उसमें टेक्सटाइल्स और फार्मा और एक और क्षेत्र है जिसमें कुछ परिवर्तन की बात चल रही है, क्योंकि उसका दायरा कुछ सीमित था पीएलआई स्कीम का, तो उसे और बढ़ाने की बात हो रही है। और नए नए क्षेत्र हैं जो मांग कर रहे हैं कि हमें भी पीएलआई मिलनी चाहिए। फुटवेयर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जो अब उसमें दो बिंदु आते हैं। एक तो कि वो इन्वेस्टर के लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद होगा, इन द सेंस कि वो इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है कि नहीं। अगर जेम्स एंड ज्वेलरी की आप बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी में हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। उसमें हम अधिकतर हम रफ़ डायमंड्स मंगवाते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, उन्हें ज्वेलरी में सेट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें हमारा वैल्यू एडिशन एक्चुअली 10% से ज़्यादा नहीं है। 90% रफ़ डायमंड्स की ही कीमत है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी भी एक सेक्टर है जिसमें निर्यात बहुत होता है, लेकिन उसमें आयात भी बहुत होता है रफ़ डायमंड्स का। बिल्कुल। तो और एक बार हम फिर से रुक करते हैं। अजीत गुलाबचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन सीआईआई इंफ्रास्ट्रक्चर। अजीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजीत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल। जयन जी, मैं कह रहा था कि कई क्षेत्र हैं, जैसे लेदर में और जेम्स एंड ज्वेलरी दोनों में रोज़गार का सृजन काफ़ी होता है, और इन दोनों में मांग जायज़ है। लेकिन लेदर में भी अगर आप देखेंगी तो इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव नहीं है, लेदर में बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो मीडियम टेक और हाई टेक हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बैटरीज की बात है, या पहले हम और टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने निवास से निकले उस समय की तस्वीरें हैं, और अपने निवास से निकलकर वो संसद भवन पहुंचे हैं। और अब कुछ ही मिनट शेष है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट पेश करने वाली हैं। जी जैन जी। तो मैं कह रहा था कि जो आपके मीडियम टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी वाले एरियाज़ हैं, जहां आने वाले दिनों में निर्यात की संभावना बढ़ेगी और उससे देश को फ़ायदा होगा, इस तरह से उसमें पीएलआई स्कीम को तुरंत लागू करना चाहिए या नई स्कीम देनी चाहिए। जहाँ तक लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, वो चाहे लेदर हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो या अन्य कई हैं, उसमें भी जो उन्हें समर्थन की ज़रूरत है सरकार की ओर से वो मिलना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी की समस्या दूर करने के लिए ज़रूरी है कि उनको प्रोत्साहन मिले। जैसे हमारा टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट्स है, इन सभी सेक्टर्स की मांगें अलग अलग हैं। क्योंकि कुछ ही मिनट का समय शेष है, जो है वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं। अशोक जी, जहां से हमने बात शुरू की थी कि वैश्विक परिदृश्य बहुत चुनौतीपूर्ण है, उसके बावजूद भी हमारी जीडीपी 7% से ज़्यादा रही है। बड़े और विकसित देशों की 2.5-3 के करीब ही जो है जीडीपी सिमट कर रह गई है। इसकी वजह एक ये भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जो हमारा आंतरिक बाज़ार है, घरेलू बाज़ार है, उस पर आधारित है। हमारे तीज त्यौहार, हमारे कार्यक्रम, हमारी शादी ब्याह, वो जो है बहुत जो है
कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं हमारी अर्थव्यवस्था को। बिल्कुल, जो ये जैसे आपने कहा बिल्कुल ही सही कहा, मैं इससे 100% सहमत हूँ। तो ये अगेन वही बात है कि आपको इस पे ध्यान देना है कि आप जो किसान लोग हैं, जैसे 4 मैंने समूह की बात की, उसमें से एक किसानों का, उसकी आय पे उनके लिए उनकी बहुत सारी समस्याएं, उनको हमें एड्रेस करना होगा, उनको करना होगा, क्योंकि डिमांड वहां से जनरेट होती है, क्योंकि वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है बेस में। अब जैसे आप एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण के तौर स्पष्ट करूंगा कि अगर आप रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उसको टॉप से नहीं आग देते हैं, नीचे से देते हैं, तभी ऊपर जाएगा। तो ऐसे किसान हैं, हमारे बॉटम है, हमारी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल नीचे हैं और वो दिखते नहीं है, लेकिन हमारी इमारत जो अर्थव्यवस्था की इमारत है उसी पे ही बुलंद होगी। और इसलिए किसानों को हमें ज़्यादा उनको एम्पावर करना है, उनकी जो समस्याएं मंडी तक, बीज से बाजार तक, और उनकी आय पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। और फिर जो हमारा पानी की समस्या है वो बहुत विकट समस्या हो रही है, और उसको अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो उसके लिए प्रॉपर जो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हम राइस इतना पानी लेता है उसको हम एक्सपोर्ट करने लगते हैं और खुश होते हैं कि हाँ भाई हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, लेकिन ये नहीं देखते कि उसमें पानी भी एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा। बिल्कुल। तो अब कुछ ही पलों का वक्त है और तस्वीरों में भी हम लगातार देख रहे हैं, और करीब 10 मिनट का वक्त जब कार्रवाई की शुरुआत होगी। और बजट सत्र में 1 तारीख काफ़ी अहम दिन, जब अंतरिम बजट 2024 हम सामने देखेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था कि नारी वंदन से जो बजट है उसका आगाज होगा, तो राष्ट्रपति से जो औपचारिक मंजूरी है वो मिलने के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंची हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी संसद भवन पहुंच गए हैं। कुछ ही पलों का इंतजार है, और जैसा प्रतिबिंब हम लगातार कह भी रहे हैं कि अंतरिम बजट होगा, क्या इसमें बड़े ऐलान संभव हैं? तो इस पर तमाम जो विशेषज्ञ हैं यहाँ उन्होंने भी अपनी राय दी है, क्योंकि तुलना की जा रही है 2019 के अंतरिम बजट से, जब कुछ बड़े ऐलान हमने देखे थे जिनका सीधा फायदा किसानों को और एक बड़े तबके को हुआ था। तो देखना होगा कि आज बजट में किस तरह के ऐलान मुमकिन है। कुछ ही पलों में हम चलेंगे, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार फिर से वो तस्वीरें हम दिखाएं जब राष्ट्रपति से मंजूरी मिली और नारी वंदन से ही आगाज हो रहा है बजट का। ये तस्वीरें प्रतिबिंब, जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नारी शक्ति आज हम देखेंगे जो बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल जो अभिभाषण दिया उसमें तमाम बड़ी बातें सरकार की उपलब्धियों को लेकर कही गई। सरकार का फोकस आगे क्या रहेगा, किस तरह का रोड मैप होगा, ये बातें भी तमाम निकल कर आई हैं। तो आज बजट, कुछ ही पलों का इंतजार। और एक उपलब्धि जो है वो उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाए हैं, उसका जिक्र आपने कर दिया है कि रॉकेट में नीचे से आग लगाई जाती है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक शक्ति बनकर उभरा है और हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में वो जो है खासा इनपुट दे रहा है। कितना महत्वपूर्ण पड़ाव, इस बिंदु पर हम लोग बात करेंगे और उसके बाद चलेंगे और सीधे देखेंगे। जो अंतरिक्ष में हमारी जो उपलब्धि है ना, वो पिछले 60 सालों में नहीं हुई, जो पिछले 10 सालों में हुई है या 60-65 साल में नहीं हुई है, वो उतनी है। और उस पर सरकार, उस पर भी चौमुखी विकास हो रहा है। तो ये अंतरिक्ष में वो एक बड़ा, क्योंकि ये हमारा दूरगामी परिणाम होंगे कि उसकी जो, उससे जो आपके फाइंडिंग आएंगे, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएगा। मुझे लग रहा है स्पेस की जब हम बात करते हैं अशोक जी, तो उपलब्धियां भी एक छोटा वर्ड हो जाता है उसके आगे। बहुत छोटा वर्ड है उसका, हाँ। कोई शब्द मुझे नहीं सूझता है, लेकिन क्योंकि कोई और अच्छा वर्ड नहीं आ रहा है तो मैं उपलब्धि ही कहूंगा। बहुत, और वो बहुत ही गौरवान्वित करता है। और उसके अलावा जो हमारे रिसर्च में, हमारा और इन्वेस्टमेंट में, उसमें सब में वो एक उसका असर होगा। और मल्टीप्लायर इफेक्ट मैनी टाइम्स है, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना हमारा इसके होगा। और हमारा बड़ा अकेला ऐसा देश है, बहुत सारी उपलब्धियां की है जो अंतरिक्ष में किसी देश ने नहीं। और जिस तरीके से अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम लोगों ने उड़ान भरी है, हमारा जो आज अंतरिम बजट आज पेश होने वाला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कुछ ही देर में पेश करने वाली हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था में भी एक पंख लगाते और एक नई उड़ान जो है इस देश को मिल पाए, हम यही आशा करते हैं। आप दोनों विशेषज्ञ आए और बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो कुछ ही पलों में संसद की कार्रवाई शुरू होगी, उसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकेंगे। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। लगातार जो संसद की कार्रवाई है वो उसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे।